नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है सरकारी परीक्षा के इस डेली करंट अफेयर्स वाली सीरीज में। दोस्तों, रोज की तरह आज भी हम आपके साथ डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, इन सारी इन्फॉर्मेशन का एक जो है नोट बना ले ताकि आपके आने वाले एग्जाम में वो रिवीजन का काम कर सके। दोस्तों, हमेशा की तरह हम अपने दिन की शुरुआत एक मोटिवेशनल कोट से करते हैं। तो हमारा आज का जो मोटिवेशनल कोट है वो है, मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। मतलब कि ये है कि गलती जो आप कर रहे हो वो आपका सबूत है कि आप कोशिश कर रहे हो। जो लोग कोशिश करते हैं वो लोग गलती करते हैं, और जो लोग गलती करते हैं वही जीवन में आगे सफल भी होते हैं, क्योंकि गलतियों से वो सीखते हैं और उसको सुधार करके जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो आप गलतियों से डरे नहीं, आप गलती करेंगे तभी आप जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसी मोटिवेशनल कोट के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर हाउ मेनी ईयर्स बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह टेन्योर एज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल हैज बीन एक्सटेंडेड। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में बीसीसीआई सचिव जय शाह का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 ईयर, ऑप्शन बी 2 ईयर्स, ऑप्शन सी 3 ईयर्स या ऑप्शन डी 5 ईयर्स। तो हम सही जवाब देख लेते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए 1 ईयर। जी, एसीसी यानी कि एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में जय शाह यानी जो कि बीसीसीआई के सचिव है, अभी बीसीसीआई के सचिव है, इनका कार्यकाल जो है 1 साल के लिए फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी इन्हें जो है पिछले जनवरी 2021 में इन्हें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो अध्यक्ष थे नजमुल हसन से एसीसी के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया था। और अभी जो है हाल ही में इनको जो है एसीसी यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में इनके टेन्योर को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, इस तरह जय शाह जो है इस एशियाई क्रिकेट परिषद के फिर से अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम उम्र के जो है ये प्रेसिडेंट भी बन गए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आप इसे जरूर ध्यान में रखें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, आरबीआई इनोवेशन हब हैज पार्टनर्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टू सपोर्ट फिनटेक स्टार्टअप। आरबीआई इनोवेशन हब ने फिनटेक स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ भागीदारी की है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन बी आईआईटी मद्रास, ऑप्शन सी आईआईटी कानपुर, ऑप्शन डी आईआईटी दिल्ली। तो सबसे पहले हम अपना सही जवाब देखते हैं। हमारा सही जवाब है आईआईटी मद्रास। जी, आरबीआई इनोवेशन हब इसने क्या किया है कि फिनटेक जो कंपनी, स्टार्टअप जो कंपनी होती है, इनके समर्थन के लिए यानी सपोर्टिव इकोसिस्टम के लिए इन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी मद्रास के साथ इन्होंने जो है वो भागीदारी की है, यानी कि समझौता किया है। इस समझौते में क्या होगा कि जो आईआईटी मद्रास है वो जितने भी फिनटेक स्टार्टअप कंपनी है उनको वो सपोर्ट और इनोवेटिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की जो है वो कोशिश करेंगे। यानी कि इससे क्या होगा कि जितने भी फिनटेक स्टार्टअप कंपनी है उनके ग्रोथ में जो है वो एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल। हमारा अगला सवाल है, NMDC has signed MOU with which Indian Institute of Technology for drone-based mineral exploration? NMDC ने ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन बी आईआईटी मद्रास, ऑप्शन सी आईआईटी कानपुर या ऑप्शन डी आईआईटी दिल्ली। तो हम सही जवाब देख लेते हैं। हमारा सही जवाब है आईआईटी खड़गपुर। जी, NMDC यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, ये जो है देश की सबसे लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर है। और इन्होंने अभी हाल ही में जो है देश में मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी खड़गपुर के साथ इन्होंने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौता ज्ञापन पे इस बात पे हस्ताक्षर किया गया है कि आईआईटी खड़गपुर जो है वो एनएमडीसी को ड्रोन सप्लाई करेंगे और वो ड्रोन जो है देश में कहां कहां कितने
परसेंटेज में मिनरल्स मौजूद है उसको जो है एक्सप्लोर करने का वो काम करेंगे। ठीक है, तो इस दोनों का जो है अभी हाल ही में जो है एनएमडीसी का और आईआईटी खड़गपुर का एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुआ है, जिससे अब देश में मिनरल जहां भी जो है लोवेस्ट परसेंटेज से हाईएस्ट परसेंटेज में अवेलेबल है वो अब आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज CEO एंड MD ऑफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, यानी कि TCS। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के CEO और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए नटराजन चंद्रशेखरन, ऑप्शन बी श्री OP भट्ट, ऑप्शन सी राजेश गोपीनाथन, ऑप्शन डी भास्कर भट्ट। तो हमें ये बताने हैं कि CEO और MD यानी कि TCS के किसे नियुक्त किए गए हैं। हम राइट आंसर देख लेते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी राजेश गोपीनाथन। जी, TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो आपके लिए काफ़ी जो है नोन है, क्योंकि आप बहुत सारे एग्जाम्स जो ऑनलाइन देते हैं उन्हें TCS ही कंडक्ट करवाती है। ठीक है, तो उसी के CEO और MD के रूप में राजेश गोपीनाथन को अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है, और ये अपना जो पद है वो 21 मार्च 2022 से इन्होंने धारण कर लिया है। और ये अपने पद पे कब तक बने रहेंगे? ये अपने पद पे 20 मार्च 2027 तक जो है अपने पद पे, यानी कि 5 इयर्स के लिए ये अपने पद पे बने रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये TCS के इससे पहले जो है CEO और MD के रूप में इन्होंने 2017 में जो है पद ग्रहण किया था। ठीक है दोस्तों, बाकी की अगर ऑप्शन की बात कर ले, ये नटराजन चंद्रशेखरन, श्री OP भट्ट और भास्कर भट्ट, तो आप हमें जो है कमेंट करके बताएं कि नटराजन चंद्रशेखरन, श्री OP भट्ट और भास्कर भट्ट टाटा सन्स और ग्रुप के किस पद पे अभी जो है वो विराजमान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, वेयर हैज द मैसिव मिलिट्री ड्रिल एक्सरसाइज कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 ऑर्गेनाइज्ड बाई नाटो। नाटो द्वारा बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कैलिफोर्निया, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी कनाडा या ऑप्शन डी चेक रिपब्लिक। तो हम सही जवाब देखते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी नॉर्वे, यानी कि कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 ये एक जो है मिलिट्री ड्रिल एक्सरसाइज है जिसका अभी हाल ही में आयोजन जो है वो नॉर्वे में किया गया है। ये मिलिट्री ड्रिल एक्सरसाइज 14 मार्च से शुरू हुआ है और ये जो है 1 अप्रैल तक ये चलेगा। ठीक है, यानी कि 1 अप्रैल 2022 तक ये मिलिट्री एक्सरसाइज चलेगा। ये मिलिट्री एक्सरसाइज नॉर्वे में हर 2 साल में जो है ये आयोजित किए जाते हैं और इस मिलिट्री एक्सरसाइज में नाटो के जितने भी मेंबर हैं और उनके जितने भी पार्टनर हैं उनके बीच में ये एक्सरसाइज जो है आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात नाटो की कर ले रहे हैं तो नाटो का अगर हम फाउंडिंग की बात करें तो इसकी फाउंडिंग 4 अप्रैल जो है 1949 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, अभी नाटो में कितने देश जो है वो मेंबर है इसके, तो ये कुल 30 है, जिसमें से 21 जो है वो यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, और 2 जो है वो नॉर्दर्न अमेरिकन कंट्री है। ठीक है, यानी कि टोटल कितने कंट्री है, तो टोटल नाटो में अभी 30 कंट्री इंक्लूड है। ठीक है, अगर इसकी हम हेडक्वार्टर की बात कर ले तो इसकी हेडक्वार्टर जो है वो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में जो है ब्रुसेल्स में है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, Which bank has announced to set up innovation, incubation and acceleration center in हैदराबाद तेलंगाना? किस बैंक ने हैदराबाद तेलंगाना में नवाचार, उस्मायन और त्वरण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी बैंक ऑफ बड़ौदा या ऑप्शन डी भारतीय स्टेट बैंक। तो हम सही जवाब देखते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी भारतीय स्टेट बैंक। जी, भारतीय स्टेट बैंक ने अभी हाल ही में तेलंगाना के हैदराबाद जगह में इन्होंने एक इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड एक्सेलरेशन सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। इस सेंटर के निर्माण के पीछे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का उद्देश्य यही है कि जो उनका मौजूदा प्रदर्शन है उसको और अच्छा बनाया जाए, साथ ही साथ उनकी जो इन हाउस क्षमता है उसकी निर्माण की जाए और कुछ इनोवेटिव आइडिया जो है वो उसमें इंक्लूड की जाए। तो इन सब कारण जो है
इस सेंटर का निर्माण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो है हैदराबाद में करने की घोषणा की है। अगर हम यहाँ पे SBI की बात कर ले रहे हैं तो इसकी फाउंडिंग कब की गई थी? 1955 में, ठीक है। अगर हम इसके अभी जो है प्रेसिडेंट की बात कर ले SBI के, तो कौन है? दिनेश कुमार खरा, ठीक है। ये अभी SBI के प्रेसिडेंट है। और SBI की अगर हेडक्वार्टर की बात कर ले तो इसकी अभी हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज ओन द टाइटल ऑफ फार्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022? फार्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अलेक्जेंडर एल्बोन, ऑप्शन बी चार्ल्स लेक्लर, ऑप्शन सी कार्लोस सैंज जूनियर, ऑप्शन डी लुइस हैमिल्टन। तो हम सही जवाब देखते हैं और हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी चार्ल्स लेक्लर। जी, ये मोनाको के ये कार रेस ड्राइवर हैं जिन्होंने अभी हाल ही में बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब अपने नाम किया है। और दूसरे स्थान पे कार्लोस सैंज जूनियर, जो कि कहाँ के हैं? स्पेन के ये कार रेस ड्राइवर हैं, इन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया है। और लेविस हैमिल्टन को आप सभी जानते ही होंगे, इनके नाम कई सारे किताब है। ये ब्रिटेन के कार रेस ड्राइवर हैं। इनको इस जो है ग्रैंड प्रिक्स 2022 में थर्ड जो है प्लेस मिला है, सेकेंड प्लेस इनको और फर्स्ट प्लेस इनको मिला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। सो हमारा अगला सवाल है पंकज अडवाणी हैज डिफीटेड विच प्लेयर टू विन द एशियन बिलियर्ड्स 2022 टाइटल? पंकज अडवाणी ने किस खिलाड़ी को हराकर एशियन बिलियर्ड्स 2022 का खिताब जीता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अशोक शांडिल्य, ऑप्शन बी माइकल फरेरा, ऑप्शन सी ध्रुव सितवाला या ऑप्शन डी सौरभ कोठारी। तो हम सही जवाब देखते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी ध्रुव सितवाला। जी, बिलियर्ड्स खिलाड़ी, इंडिया के काफ़ी फेमस बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज अडवाणी ने एशियन बिलियर्ड्स 2022 का खिताब जीत लिया है। और किसको हराकर? यानी इंडिया के ही अपने दोस्त, यानी कि इसी फील्ड में इनके जो दोस्त रहे हैं ध्रुव सितवाला, उनको हराकर इस एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के खिताब जीतने के साथ ही पंकज अडवाणी का ये 8वां एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप खिताब है। और साथ ही साथ इनका ये 24th इंटरनेशनल खिताब भी है। याद रखिएगा, इनका ये एशियाई चैंपियनशिप 8th है और इंटरनेशनल जो खिताब है इनका ये 24th है, ठीक है दोस्तों। अगर हम इस चैंपियनशिप की बात करें कि इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो इसका आयोजन जो किया गया था वो कतर के दोहा में किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन इज द थीम ऑफ विच इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन हाल ही में मनाए गए किस महत्वपूर्ण दिवस का विषय है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे 2022 यानी कि विश्व जैव विविधता दिवस 2022, वर्ल्ड वाटर एंड सैनिटेशन डे 2022 यानी कि विश्व जल और स्वच्छता दिवस 2022, वर्ल्ड एटमॉस्फेयर डे 2022 यानी कि विश्व वायुमंडल दिवस 2022, ऑप्शन डी इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2022 यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2022। तो हमें सही जवाब बताना है और हमारा सही जवाब है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2022 यानी फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2022 का ये थीम है। और ये कब मनाया गया है? ये 21 मार्च को अभी हाल ही में मनाया गया है और जिसका विषय अभी फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन रखा गया है इस साल का विषय। दोस्तों, ये अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस क्यों मनाया जाता है ये आप सबको पता है कि वनों के बारे में लोगों के बीच जागरूक करने के लिए कि वन कैसे हमारे प्रेजेंट, यानी जो प्रेजेंट में हम जी रहे हैं हमारे लिए और जो हमारे आने वाले पीढ़ी हैं उनके लिए कैसे इम्पोर्टेंट है।
चाहे वो अगर हम जीवन चक्र के संबंध में भी अगर हम फॉरेस्ट को देख लेते हैं तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा जो है फॉरेस्ट वो जो है इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन सब बातों के बारे में लोगों के बीच में जागरूक करने के लिए हम जो है हर साल जो है 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज का आखिरी सवाल। हमारा आज का आखिरी सवाल है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन 2022? नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 का विषय क्या है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए लर्निंग फ्रॉम ट्रेजेडी टू कॉम्बैट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन टुडे, ऑप्शन बी वॉइसेस फॉर एक्शन अगेंस्ट रेसिज्म, ऑप्शन सी यूथ स्टैंडिंग ऑफ अगेंस्ट रेसिज्म, ऑप्शन डी डिसक्वालीफाई रेसिज्म। तो हम सही जवाब देखते हैं और हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि वॉइसेस फॉर एक्शन अगेंस्ट रेसिज्म। जी, ये इस साल का नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 का विषय है। दोस्तों, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत बड़ा जो है दुनिया में मुद्दा है, क्योंकि इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना जरूरी है। बहुत से लोग जो है इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो रहे हैं, तो उन्हीं चीज़ों को ख़त्म करने के लिए और लोगों को इसके प्रति जो है डटकर मुकाबला करने के लिए इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया कि आप जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का डटकर मुकाबला करें और लोगों को इनके प्रति जागरूक करें कि ये अलग नहीं होता है, ये हम समाज में हर किसी को एक साथ रहने का, हर किसी को बोलने का अधिकार यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1968 में ये फैसला लिया गया कि हम जो है 21 मार्च को इसके जो है उन्मूलन के लिए इंटरनेशनल डे मनाएंगे और उसका नाम उन्होंने दिया इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो इस साल भी इसे जो है 21 मार्च को मनाया गया है संपूर्ण विश्व में, और इस साल का जो थीम रखा गया है इसका वो है वॉइसेस फॉर एक्शन अगेंस्ट रेसिज्म, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये है हमारे डेली करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अगर आप और भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.sarkaripareeksha.com पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे हम आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वन लाइनर्स, न्यूज एनालिसिस और वीकली न्यूज, साथ ही साथ हम रेडी रेफरेंस भी आपको जो है प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट को एक बार जरूर विजिट करें। दोस्तों, अगर आप किसी भी सोशल मीडिया चैनल से जुड़े हो, चाहे वो फेसबुक है, टेलीग्राम है, ट्विटर है, तो हम वहाँ भी अवेलेबल है। आप हमें जो है वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं और हमसे इन्फॉर्मेशन वहाँ पे गेन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। हमने जो सवाल आपसे पूछे हैं उसे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ जो भी आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स तैयारी करने वाले हैं उनके साथ ये इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी जो आने वाली वीडियोज है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। धन्यवाद।